हाँ बच्चों, ब्रेक के बाद आप सभी लोग है ना क्या है कि वापस आ चुके हैं। इस सेशन के अंदर अपना एक कहना क्या है कि क्या टॉपिक चल रहा था, श्वसन, रेस्पिरेशन। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्की बात है, क्वेश्चन तो एक आएगा। अब पहली बात तो ये श्वसन है क्या, तो सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, और हमारे शरीर में जाके टूटता है। टूटने के पश्चात हमें ऊर्जा देने का काम करता है। सही है। हमारे शरीर में जो भी हमने खाया वो क्या था, कार्बनिक पदार्थ था। क्या था, कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इनके शरीर में जाकर टूटने से जो ऊर्जा पैदा हुई उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आप लोगों ने श्वसन की परिभाषा क्या सुनी है साक्षी, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना। हाँ 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 हाँ, गलत। श्वसन का मतलब क्या है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा की पैदावार क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। समझ में आ गया? तो लिखे यहाँ पे, देखो शरीर ओब्लिक कोशिका लिख लेना। शरीर ओब्लिक कोशिका में आधारीय कार्बनिक पदार्थ के विघटन से, आधारीय कार्बनिक पदार्थ के विघटन से ऊर्जा उत्पादन की क्रिया श्वसन कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना, ऊर्जा उत्पादन श्वसन कहलाती है। आधारीय कार्बनिक पदार्थों के विघटन से ऊर्जा उत्पादन की क्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाती है। लाइन समझ में आ गई सबन के, चल जाएगा। चलो बच्चों, अब आगे की बात सुनना। इतनी बात तो क्लियर हो गई, जितने बच्चे बैठे हो विशेष रूप से सुनना। अब आधारीय पदार्थ कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इनके टूटने का क्रम क्या होता है, प्रश्न कैसे पूछेगा, लिखो आधारीय पदार्थों के टूटने का क्रम। आधारीय कार्बनिक पदार्थों के टूटने का क्रम, आधारीय कार्बनिक पदार्थों के टूटने का क्रम। सुनेंगे। अब हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने क्या किया, प्रोटीन खाई, हमने लिपिड खाया। तो बताओ हमारे शरीर में सबसे पहले कौन टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद कौन टूटेगा, लिपिड। उसके बाद कौन टूटेगा, प्रोटीन। बच्चों घर की बात कहूँ क्या, हमारे शरीर के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए ऐसा कहते हैं कि कुल ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है हमको रोज की। कितनी चाहिए, 2700 किलो कैलोरी। 2700 किलो कैलोरी में ऐसा कहते हैं कि 50% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, और बाकी 50% और 25% प्रोटीन और लिपिड देता है। लेकिन हमारा रोजमर्रा की ना क्या एक जिंदगी भगम की जिंदगी बन चुकी है, जिसके अंदर ना क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक किस पे डिपेंड हो गए, कार्बोहाइड्रेट पे। सवेरे उठते ही कह दिया गया साहब के ना क्या कोचिंग चलना है, तो फटाफट है ना उठते अरे भैया नाश्ता नहीं बना, चाय दे दे यार, तो चाय पी ली। हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी थी, चाय पी ली। चाय नहीं पी आपने, चाय के माध्यम से शर्करा ले ली, ऊर्जा हमको मिल गई। आप बताओ चाय पीने के बाद थोड़ी सी भूख शांत हो जाती है। मान लीजिए कल को कोई है ना क्या व्यक्ति विशेष है ना क्या था, जिसने आपको नाश्ते के दौरान पोहा दे दिया। पोहे में भी तो क्या है, स्टार्च है, चावल ही तो है, वो भी कार्बोहाइड्रेट खा गए। वुवन से आने के बाद में घंटे 1.5 घंटे तक अपन पढ़े, जैसे ब्रेक किया नीचे जाके तुमने बगल में सैनी जी के यहाँ जाके चाय पी ली। फिर तुमने क्या कर लिया, तुमने फिर ऊर्जा ले ली। ये घंटे 2 घंटे 5 घंटे पढ़े, जब जा ही रहे थे बगल के अंदर क्या पताशी वाला खड़ा था, बोला भैया तीखी देना, तीखी, आलू ज़्यादा डालना। क्या डलाया, आलू में भी क्या है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। सुबह से लेके शाम तक क्या खाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कोई बचे कुचे, कभी मान लीजिए घर वाले ने पराठे बना दिए, उस पर थोड़ा सा तेल लगा दिया, घी लगा दिया, तो क्या ले लिया आपने, लिपिड। सही है। अब मुझे बताओ दाल कितनी खाते हो आप, ये तो हॉस्टल में मजबूरी में खानी पड़ती है, घर पे किसके रोज दाल बनती, नहीं बनती।
इसका दाल नहीं बन रही ना, इसलिए देखो हालत कैसी हो रही है, प्रोटीन नहीं मिल रही इनको। बच्चा प्रोटीन खाया करो रोज। वापस आओ, देखो पूरी बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया, जब देखा हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, जब देखा कार्बोहाइड्रेट लिया। ऐसा कहते हैं कि आज की रोजमर्रा की भगमबग की जिंदगी में 100% ऊर्जा में से लगभग 90 से 95% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। बचा कुचा क्या कर रहा है, बचा कुचा ना क्या लिपिड दे देता है। कैसे देता है, बोला पेटिस खा लेंगे पेटिस। अरे पेटिस में भी तो क्या है, उसको तला गया है। बर्गर खा लेंगे बर्गर, बर्गर में भी तो क्या तेल में तला गया है। आप बताओ उसमें कहीं आपको ना क्या प्रोटीन मिल रही है क्या, नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में बेटा क्या हमको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ही ऊर्जा दे रही है। प्रोटीन का तो नंबर ही नहीं आता है, प्रोटीन का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब पहले कौन टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट। आपको चक्कर आ रहे हैं, तुरंत ग्लूकोन डी आपने घोला और पी लिया, आपको ऊर्जा मिल गई। आपको चक्कर आ रहे हैं, अस्पताल में जाके बेड पे पटक दिया, डॉक्टर क्या करता है, सीधा ग्लूकोज चढ़ाता है। ये थोड़े ही साहब ने क्या है कि आप बीमार हैं क्या, हाँ। बोला साहब ऊर्जा चाहिए, हाँ। ये थोड़ी साहब सरस घी का डब्बा खोला, ले चाट ले। नहीं ना, लिपिड नहीं, क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो पहले कौन टूटेगा, निशा कुमारी। फिर उसके बाद वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है ये। चलो भैया, ये जर्नल बातें हो गई। टूटने के क्रम की बात करें, मैंने पूछा तुम में से कौन जल्दी ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट। सर मैं दूंगा, मैं दूँ, मेरा नाम लिखो। आजा भैया पहले। अब आते हैं क्या, ऊर्जा उत्पादन का क्रम लिखो। ऊर्जा उत्पादन का क्रम, ऊर्जा उत्पादन का क्रम। मैंने इनसे पूछा तुम बताओ सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा। तो मैंने जब कार्बोहाइड्रेट से पूछा सबसे ज्यादा ऊर्जा दोगे क्या, तो गर्दन नीचे कर ली और पीछे पीछे चला गया, बोला ऐसे। इसका मतलब ऊर्जा उत्पादन के क्रम में क्या होता है, लिपिड 1 नंबर पे आ जाता है, प्रोटीन 2 नंबर पे आ जाता है, और कार्बोहाइड्रेट कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है 3 नंबर पे। समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, लिपिड। फिर कौन देगा, प्रोटीन। फिर कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। कितनी देगा जरा सुनो, ये 9 किलो कैलोरी पर मोल, ये 5 किलो कैलोरी पर मोल, ये 4 किलो कैलोरी पर मोल। वैसे पॉइंटों में होते हैं 9.1, 5.6, 4.1 के आसपास, हमने पॉइंट घटा दिए। इसका तो ऐसा कहता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जितनी मिलकर ऊर्जा देता है, अकेला लिपिड उतना ही दे देता है। समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो 4 की डिजिट आएगी, प्रोटीन आए तो 5 की डिजिट आएगी, और लिपिड आए तो 9 की डिजिट आ जाएगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और 1 ग्राम अगर लिपिड खाएंगे तो 9 किलो कैलोरी। वैसे 9.1 होती है, हमने पॉइंट लिखे नहीं है कंफ्यूज होने के लिए, चक्कर है। ठीक है, हेडिंग डालो श्वसन के प्रकार। हेडिंग डालो जल्दी से जल्दी, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, हाँ भैया पहले लिखे। वैसे नरेंद्र जी ने पढ़ा दिया क्या, वो ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन लिखाया था। 686 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, लिखाए थे क्या, नहीं लिखा है, लिखो। आधारीय पदार्थों के उपयोग के आधार पर, आधारीय पदार्थों के उपयोग के आधार पर। अब बताओ हम क्या खा रहे हैं उस आधार पे। तो श्वसन होते हैं 2 प्रकार के, लिख लो एरो डाल के, 2 प्रकार के। सुने, 2 प्रकार के होते हैं श्वसन। एक होता है प्लावी श्वसन, एक होता है जीव द्रव्यी श्वसन। सुने भाई सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं, जब ऊर्जा देने का कार्य, जब ऊर्जा देने का कार्य कौन करे, कार्बोहाइड्रेट करे। मतलब जब श्वसन में टूटे कौन, कार्बोहाइड्रेट, या थोड़ी मात्रा में कौन टूट जाए, लिपिड, तो उसे क्या कहते हैं, प्लावी श्वसन। सही है। जब हम सवेरे उठे थे तो ऐसा लगता है जैसे ना क्या है कि हाथ पैरों में जान ही नहीं है। घर वाले कहते हैं सीधे खड़े हो जाओ जल्दी से, अरे अभी 5 मिनट और सो जान दो, हम उठ ही नहीं रहे। क्यों, ऊर्जा ही नहीं है। ऐसा लगता है रात भर में किसी ने लट से कूट लिया हो। हमारा मामला क्या था, ऐसा था उस समय, ऐसा
ऊर्जा कम है, वो ऐसी है। उसी समय घर वाले ने क्या कहा, अरे उठ जा, स्कूल का टाइम हो रहा है। अरे देखो ऐसे तो इच्छा नहीं हो रही, चाय दे दो। मम्मी ने क्या एक कप चाय दे दी। जैसे ही चाय दी, चाय देते ही आप में ऊर्जा आई, मामला ऐसा हो गया। इसका तो ऊर्जा हुई, यथार्थ हम खड़े हो गए। फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से थोड़ा बहुत घूम फिर के आ गए, थक गए, आके फिर बैठ गए, फिर मामला ऐसा हो गया। फिर क्या है, घर वालन से क्या कहा, बोला क्या हुआ, बोला साहब थोड़ा सा थकान सी हो रही है। मम्मी ने चाय कॉफ़ी जूस फिर दे दिया, फिर ऐसे हो गए। 2-4 घंटे के बाद है ना क्या है कि अपन लोग फिर ऐसे हो गए, फिर चाय पी ली, ऐसे हो गए। किसी ने टॉफ़ी खिला दी, किसी ने चॉकलेट खिला दी, किसी ने कुछ कर दिया। अर्थात जब ऐसा होता है तो कम हो गई, ऐसा हो गया तो ज़्यादा हो गई। अब बताओ पूरे दिन जब हमारी एनर्जी डाउन होती है तो हम क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी जूस पूस पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं। क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। सही है। और तुम्हें पता है ऐसा, और उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कौन करता है, तैरने वाला। सही है। और तैरने को कहते हैं प्लावन, इसलिए इसे कहते हैं प्लावी श्वसन। समझ में आ गया सब के? अरे समझ गए ना। तो जब ऊर्जा देने का कार्य कौन करे, कार्बोहाइड्रेट, तो इसे क्या कहते हैं, प्लावी श्वसन कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अकेला नहीं करता। कई बार तुमने देखा होगा, चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं, चाय के साथ टोस्ट खा लेते हैं, चाय के साथ कोई पेटीज खा लेते हैं, चाय के साथ कोई पराठा खा लेते हैं, तो थोड़ी बहुत तो लिपिड भी जा रही है। अगली बात, जब ऊर्जा देने का काम कौन करे, प्रोटीन करे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीव द्रव्यी श्वसन। बेटी सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा, क्या कहेगा तुमसे, क्वेश्चन पूछेगा कि प्लावी श्वसन में आधारीय पदार्थ, दूसरी जीव द्रव्यी श्वसन में आधारीय पदार्थ है प्रोटीन, प्लावी श्वसन में आधारीय पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। और आ जाए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, लिपिड कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। समझ में आ गया? फटाफट लिखो अगली बात। हो गया? नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर। लिखो ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर, ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक आपने सुना होगा, कौन सा? एक आपने सुना है क्या, वायवीय और एक अवायवीय। सुने, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है कौन सा, अवायवीय श्वसन। सुना मेरी बात? श्वसन होते हैं 2 प्रकार के, लेकिन मैं एक टेबल बना रहा हूं, झंझट खत्म हो जाएगा एक बार में ही। लक्षण की बात कर रहा हूं, सुना है? किन किन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का उपयोग, आधारीय पदार्थों का, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को क्या लिखते हैं, अपघटन। अगली बात, अंतिम उत्पाद, उत्पादित ऊर्जा और उदाहरण। सुने इधर देखो, इधर ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन लगती हो क्या कहलाएगा, वायवीय, और जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग ना होता हो क्या कहलाएगा, अवायवीय। अब आप बताओ, तुमने कभी भट्टी में कोयला जलते देखा है क्या, अंगीठी में? जब भट्टी में कोयला जलता है तो सीधी सी बात है, कोयले को पूरा जलाना है हमको, पूरी राख बनानी, तो पक्की बात है भट्टी के नीचे एक छोटा सा पंखा लगा देते हैं। देखा बस स्टैंड पे चाय बनाने वाले भट्टी लेके बैठे रहते हैं, उसमें कोयला डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, नीचे पंखा लगा देते हैं। पंखा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भेज रहा है, हवा भेज रहा है। लगातार अगर आपने ऑक्सीजन हवा भेजी तो बताओ पूरा का पूरा कोयला जलेगा क्या, हाँ। और अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, राख बनेगी। सही है। और अगर आपने क्या है कि वो उसके ढक्कन को बंद कर दिया और ऑक्सीजन नहीं गई तो बताओ कोयला जलेगा क्या, नहीं, जलते जलते बुझ जाएगा, धुआं ही धुआं कर देगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, जहां पर ऑक्सीजन जा रही है वहां पर बताओ अपघटन की क्रिया पूर्ण होगी या पूर्ण, पूर्ण। इसका मतलब ऐसा श्वसन जिसमें आधारी पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण या पूर्ण अपघटन होता हो क्या कहलाएगा, वायवीय। और इसमें कैसा होगा, अपूर्ण। सुने इधर, अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, CO2 और जल। क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एल्कोहल
एसिड और CO2, ध्यान रखना सीधा आता है। एल्कोहल बन गया तो अवायवीय श्वसन। उत्पादित ऊर्जा कितनी होती है? 686 किलो कैलोरी। इधर कितनी आएगी? 28 किलो कैलोरी। बताओ कितनी ऊर्जा निकली ज़्यादा? कहाँ मिलेगा? एक ही लाइन लिख देता हूँ, सभी वायुवीय सजीवों में, जितने भी वायुवीय सजीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उसके अंदर वायुवीय श्वसन पाया जाता है। और इधर बात करेंगे किस किस के अंदर। अब इसमें सुनो, इधर देखो, इधर इधर ये कहाँ मिलेगा? अंतःपरजीवी। नाम सुना है क्या? अंतःपरजीवी कौन होते हैं बेटा? गोलक्रमी। सुना है क्या? अंतःपरजीवी कौन होते हैं? फीताक्रमी। नाम सुना है क्या? अंतःपरजीवी कौन होते हैं? चपटेक्रमी। सुना है क्या? अंतःपरजीवी कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम। सुने हैं क्या? अरे प्लाज्मोडियम जो हमें मलेरिया पैदा कर देता अंतःपरजीवी है। तो सभी अंतःपरजीवी जितने भी होते हैं, गोलक्रमी, चपटेक्रमी, यकृतक्रमी, फीताक्रमी, सब में कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन थोड़ी ही है। अगली बात, भंडारित बीज, जो बीज होते हैं ना, उसके अंदर कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। बच्चों सुन लेना मेरी बात। आपने गेहूं के अंदर अपने खेतों में गेहूं पैदा हो गया, गेहूं पैदा होने के पश्चात उस गेहूं को अपन ने क्या किया? थ्रेसर से निकाला, निकालने के पश्चात बोरी में भरा, और घर में एक कुठरिया होती, बंडरिया होती, बुखारी होती है, होती कि नहीं होती? अरे होती है ना। उसमें भर देते हैं, भरने के पश्चात ऊपर से कुंडी लगाई और ताला और जड़ देते हैं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपने साहब ने क्या है कि उस बुखारी में घुसने की कोशिश करी हो, तुम्हें गर्मी लगती है। जिनके नहीं है ना बुखारी, उनके घर में गेहूं को ना क्या है, साल भर के लिए इकट्ठा करने के लिए 4-5 कुंटल गेहूं लेके रख दिया जाता है, याद है क्या? और उसमें क्या होता है? टंकी होती है, टंकी के अंदर क्या है? गेहूं को जब अपन लोग ना क्या है कि निकालते हैं, तो या तो नीचे के छेद से निकालते हैं या ऊपर के छेद से निकालते हैं। अब पता चला नीचे के छेद से निकालना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि ना क्या है कि एक बार ना क्या टंकी भरी हुई है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। लोग बाग क्या करते हैं? ऊपर से ही निकाल लेते हैं। 2-4-5 बार निकाल लिया ऊपर से, अभी टंकी आधी से ज़्यादा है, फिर भी कोशिश करते हैं जहाँ तक हाथ जाता है ऊपर से निकाल ले। आप उसमें झुककर गेहूँ निकाल रहे हो, तो गेहूँ निकालते हो तो आपको पता चला गेहूँ निकले नहीं निकले, पसीना जरूर निकल आता है। हाँ, क्यों? क्योंकि साहब श्वसन कर रहा है वो बीज, ज़्यादा नहीं कर रहा, कम तो कर रहा है, तो वो ऊष्मा उसी में रह गई, इसलिए क्या हो जाएगा ये। आगे हमारे RBC, नाम सुना है क्या? हमारी RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति कारण क्या होता है? श्वसन कैसा होता है? अवायवीय। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आती है मांसपेशियाँ। मांसपेशियों में क्या होता है? मांसपेशियों में भी श्वसन कौन सा होता है? अवायवीय। इसीलिए हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, भग के आते हैं, दौड़ के जाते हैं, तो हम थक जाते हैं। थकने के पश्चात हमको थकान महसूस होने लग जाती है। हाँ भैया सोलंकी जी, मांसपेशियों में वायवीय श्वसन का होना अच्छी बात है, खराब बात है? अरे वायवीय श्वसन का होना खराब बात है तोमर साहब, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? अगर ये मांसपेशियों में वायवीय श्वसन की जगह अवायवीय श्वसन की जगह वायवीय श्वसन होने लग जाता ना, तो आदमी कभी थकता ही नहीं। जो काम करना चालू करता करता ही रहता। हाँ, तुम यहीं से कोटा सेंटर आया, यहीं से भगना शुरू करते तो बिना टोल दिए सीधे कोटा जाके रुकते, थकते ही नहीं। फिर इसका मतलब आदमी नहीं रहता, आदमी मशीन बन जाता। हाँ, फिर तो घर वाले इंतजार करते, आ नहीं रहे क्या? अरे अभी कहाँ, अभी तो बैच पढ़ा रहा हूँ। क्यों? थकान नहीं हो रही। लेकिन ये क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक ना काम करते हैं, शाम को 8 बजे के बाद ऐसा लगता है अब तो थक गए, अब घर चलना चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है। उतार, फटाफट उतार, हो गया काम पूरा। देखो एक सांस में बोलूँ क्या? ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपयोगिता पाई जाती हो, जिसमें आधारी पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता हो, जिसमें अंतिम उत्पाद के तौर पर CO2 और जल बनता हो, तथा उत्पादित ऊर्जा का मान 686 किलो कैलोरी प्राप्त होती हो, ऐसा श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक, चलो भैया जल्दी उतारो भैया, टाइम कम है। चलें?
चलो बच्चा, चलो आगे चलो। हाथ तेज चलाओ यार, थोड़ा काम धीमा चल रहा है। क्लियर हो गया ना? हेडिंग डाल लो भैया अगला। वायवीय श्वसन के लिए उपयोगी कोशिकांग। वायवीय श्वसन के लिए उपयोगी कोशिकांग। वायवीय श्वसन की क्रिया के लिए उपयोगी कोशिकांग कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, बात नंबर अगली, नेक्स्ट लिखो। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि। वायवीय श्वसन के लिए उपयोगी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग डालो श्वसन की क्रियाविधि। जितने बच्चे बैठे हो सभी लोग विशेष रूप से बात को समझते हुए चलते हैं। हम बात कर रहे हैं श्वसन। किसकी बात कर रहे हैं? श्वसन। श्वसन की क्रिया में बेटा किन किन को शामिल करते हैं? कुछ पद आते हैं श्वसन की क्रिया में। पहला पद आता है, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, उन्होंने तो श्वसन अंग पढ़ाया था मानव का और गैसों का लेन देन पढ़ाया था। अब अंदर हमारे कोशिका में कैसे ऊर्जा पैदा होगी वो मैं पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म मेरी है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद दूसरा आता है क्रेब्स चक्र। 11वीं में सबने पढ़ा था क्या? क्रेब्स चक्र। और तीसरा आता है इसके अंदर कौन? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इसे कहते हैं क्या? ETS। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सभी बच्चे ध्यान से सुने। इधर देखो, इनके अन्य नाम भी लिख देता हूं, या फिर आप तो डायरेक्ट लिखो, फिर मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही आ जाएगा। टाइम कम है, 15 से 20 मिनट में समेटेंगे तीनों को। चक्र एक का भी नहीं बनाऊंगा, चक्र बनाऊंगा तो आधे पागल हो जाएंगे। श्वसन में कितने? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। हो गया? पहला डालो हेडिंग ग्लाइकोलाइसिस। नए पन्ने से, नए पन्ने से। हाँ हाँ, क्यों? है? जाओ। हाँ अभी पहले लिखो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सेंटर कहाँ पे आया अपना? सेंटर है? ठीक है, पेपर अच्छी तरह से देना। ठीक, जो भी रिजल्ट आए रिजल्ट विशेष रूप से बताना। जब यहाँ से जाएं तो कोई बच्चा पूछे, कह देना साहब 1 जुलाई से बैच चालू होएगा उनका नया। आप कोशिश करें पास होने की, सही है, और भगवान करेगा पास हो जाएंगे, आप जा सकते हैं। आपके नाम का है ना क्या मिठाई वगैरह जो है वो ना मैं दूसरे बच्चे को दे दूँगा, किसको देना बता दो। किसको देना है? काजल को? अच्छा इसको, ठीक ठीक ठीक। हेडिंग डाले ग्लाइकोलाइसिस। सोनम 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 इधर देखो, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, आवाज नहीं। इस बच्ची का पहले से मानस क्या है कि अपना तो हो ही नहीं सकता। इसने पक्की सोच रखी कि अपना तो हो नहीं सकता। मुझसे पूछती एक दिन फाउंडेशन बैच कब से चालू होएगा। निशान जी को कह रही फाउंडेशन बैच कब चालू होएगा। निशान जी बोले गुरुजी एक बच्ची तो तैयार हो गई फाउंडेशन के लिए। अरे मैं यार गुरुजी कैसी कैसी बातें करते हो। बोला नहीं, मैंने उनको ये नहीं कहा आना ही है, मैंने कहा पास हो जा, अच्छी बात है, नहीं हो पाई तो आ जाना। अरे मैं यार भेजो भेजो, बुलाओ मत दोबारा किसी को। और जिसका नहीं हो
और उसे लगता है कि यार हमारी कोई कमी रह गई, या मान लीजिए ना कि समय कम मिला, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कोशिश ये पुरजोर करें, दम लगा दो, अभी भी 3 दिन बाकी है। बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन बहुत होते हैं, और तुम 3 दिन की बात क्यों करते हो? अभी तो 4 दिन बाकी है। 29 तारीख को अभी तो 11 ही बजे हैं, इतने बजे तो पेपर चालू होएगा, इसका तो 10 बजे तक का तो समय बाकी है। लिखो, सुने, समय नहीं बच्चा, समय नहीं, प्लीज लिखें। संपन्न स्थल, आवाज नहीं, वैसे लिखा रहा हूं जैसे लिखना है। संपन्न स्थल लिखो। कोशिका के या फिर डायरेक्ट लिख दूं क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के लिखना साइटोसोल। बेटा कई बार प्रश्न आता है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं कहता, साइटोसोल कहता है, एक ही बात है। संपन्न कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। किसमें होगा? कोशिका द्रव्य में, पहली बात। ठीक, अगली बात, खोजकर्ता। खोजकर्ता किसने खोजा था? तो सुनेंगे सभी लोग। 3 वैज्ञानिक थे यहाँ पे। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक था एम्बेडन, एक था मेयरहॉफ, एम्बेडन, मेयरहॉफ, एक था पेरनॉस। बेटा आवाज नहीं याद, देखो क्वेश्चन पूछ ले, ग्लाइकोलाइसिस के खोजकर्ता कौन? एम्बेडन, मेयरहॉफ, पेरनॉस। ठीक, अगली बात, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? देखो भैया, एम्बेडन का ई, मेयरहॉफ का एम, पेरनॉस का पी, ईएमपी पथ। इसे अन्य नाम कहते हैं, ईएमपी पथ कहते हैं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर। अन्य नाम लिखो, ईएमपी पथ। चल जाएगा। किसने खोजा था? एम्बेडन, मेयरहॉफ, पेरनॉस ने, इसलिए क्या कहता है? ईएमपी पथ। इसी को अन्य नाम से और जानते हैं, वायवीय श्वसन हो या वायवीय श्वसन हो, दोनों में होता है। तो क्या लिखेंगे? वायवीय व अवायवीय श्वसन का उभयनिष्ठ पद। वायवीय व अवायवीय श्वसन का उभयनिष्ठ पद कहते हैं इसको। कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगली बात, पदों की संख्या। कितने पद में होती है ये? तो सीधी सी बात याद रखना, 10। कितने पद में पूरा होगा? 10। अगली बात, अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद क्या मिलेगा? पायरुबिक एसिड। पायरुबिक एसिड कितने अणु मिलेंगे? 2 अणु। 2 अणु पायरुबिक एसिड के प्राप्त होंगे। 2 अणु पायरुबिक एसिड के प्राप्त होते हैं। इसमें कार्बन कितने होते हैं? ऐसा कहते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ये। कितने वाला होता है? समझ जाओगे ना लिख कैसे रहे? 2 अणु मिलेंगे, लेकिन कार्बन कितना होगा पायरुबिक एसिड में? 3। चलो भैया जी, तो ग्लाइकोलाइसिस के कहाँ संपन्न होगा? कोशिका द्रव्य में। खो जाता है एम्बेडन, मेयरहॉफ, पेरनॉस ने। अन्य नाम होता है ईएमपी पथ या वायवीय अवायवीय के मध्य उभयनिष्ठ पद। पदों की कुल संख्या कितनी है? 10। अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होगा? पायरुबिक एसिड। सही है, एक मिनट सुने, आवाज नहीं। प्रथम पद का एंजाइम, ये कई बार पूछा जाता है। प्रथम पद का एंजाइम, इसके पहले पद में कौन से एंजाइम काम आएगा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज पहले पद में कौन सा एंजाइम काम आता है? भाई 10 एंजाइम नहीं लिखाऊंगा, 10 लिखाऊंगा कंफ्यूज हो गया आप। तो मैंने क्या कहा? कौन सा एंजाइम काम आएगा? हेक्सोकाइनेज। अगली बात, अंतिम पद का एंजाइम। अंतिम पद का एंजाइम, अंतिम पद का एंजाइम
पाइरुवेट काइनेज। अंतिम पद का एंजाइम कौन आता? पाइरुवेट काइनेज। ठीक, अगली बात, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की गणना, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की गणना। अब गणना कैसे करेंगे? देखो सुनो, निर्माण कितने हुए? 10, खर्चा कितना हुआ? 2, इसलिए लाभ कितना हुआ? 8। एक ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का निर्माण होता है? 10। हम शुद्ध और कुल की बात नहीं कर रहे, हम कुल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक ग्लाइकोलाइसिस कितने एटीपी बनाता है? 10। ठीक, खर्चा कितना होता है? 2, तो लाभ कितने हुआ? 8। 10 रुपया के तुमने क्या किया? कोई सामान खरीदा? नहीं, 2 रुपया का सामान खरीदा, 10 रुपया में बेच दिया, कितने रुपए फायदा कर लिया? 8। समझ में आ गया? चल जाएगा। चलो भैया, हमारा ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो गया। हो गया पूरा। प्रश्न क्या आएगा? यही आएगा, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस के खोजकर्ता कौन है, ग्लाइकोलिसिस में अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के पहले पद का एंजाइम क्या है, ग्लाइकोलिसिस में कुल एटीपी का लाभ कितना होता है। हेडिंग डाल लो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। हाँ भैया जी, किसकी बात कर रहे हैं? क्रेब्स चक्र। सुनो भैया, इसे अन्य नामों से जानते हैं। अन्य नाम क्या कहते हैं? इधर सुन ले, इसे कौन कौन नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड चक्र। इसे कहते हैं क्या? एम्फीबोलिक चक्र। इसे कहते हैं क्या? टीसीए चक्र। किसी भी नाम से पूछ सकता है। सिट्रिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं? पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड बनेगा। एम्फीबोलिक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विघटन निर्माण दोनों ही होते हैं। टीसीए चक्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, COH COH COH, एसिड समूह 3 होते हैं, इसलिए कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है। हाँ भैया, पहली बात, संपन्न स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता ही है। कहाँ होगा? कहाँ संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसको खोजा किसने था? क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। कहाँ खोजा था? कबूतर की मांसपेशी में, कबूतर की मांसपेशियों में खोजा था इसको। ठीक, आवाज नहीं। पदों की बात करें, पदों की संख्या होती है 10। पदों की संख्या कितनी होती है इसमें? 10। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या क्या कह रहा है? अरे क्या कह रहे हो? तो बेटा भूखे ही आए थे तो ना, कि पेट तो जब भरेगा जब हमारा सिस्टम तैयार होगा। तुमको तो इतना खुश होना चाहिए, आज तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए कि साहब देखो कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। अगर ये ऐसे शॉर्ट के अंदर शुरू से पढ़ाते तो 3 बार करा देते ये। हाँ भैया जी, आप अपनी मत देखो, आप मेरी भी देखो। हाँ भाई, पदों की संख्या कितनी है? 10। प्रथम उत्पाद क्या? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन होते हैं भैया इसमें? 6 कार्बन होते हैं सिट्रिक एसिड में।
सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 6। पहले ध्यान रख के चलना। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? CO2 और जल। प्रथम पद का उत्पाद एंजाइम क्या होगा? सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज। एटीपी की गणना कर रहे हैं, एटीपी की गणना करें तो एक ही लाइन लिख दूं क्या? क्रेब्स चक्र में एटीपी लाभ कितना हो गया? 15 एटीपी। आवाज नहीं। क्रेब्स चक्र में एटीपी कितने बनते हैं? एक क्रेब्स चक्र 15 एटीपी बनाता है। कितने बनाएगा? 15। अगली बात, एक अणु ग्लूकोज के विघटन के लिए क्रेब्स चक्र का घूमना आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार। ये क्रेब्स चक्र पूरा हो गया। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है। कई बार ऐसे नहीं देखा था, कई बार कहता है टीसीए चक्र कहाँ पाया जाता है, या टीसीए चक्र के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्र के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। शब्द आ जाए क्रेब्स चक्र, क्या करके आएंगे आप? वो करके आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। क्रेब्स चक्र को किसने खोजा था? क्रेब्स ने खोजा था। कहाँ? कबूतर की मांसपेशियों में। कितने पद होते हैं? 10। प्रथम उत्पाद क्या होता है? सिट्रिक एसिड। अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और जल। प्रथम पद का एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज एटीपी कितने बनाएगा? 15। और बताओ, एक अणु ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्रेब्स चक्र कितनी बार चलेगा? 2 बार। ठीक, नोट डाल लें यहां पे, नोट नोट। नोट लिखो, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी 2 साल पहले आया था जेट में। लिखना एसिटिल, एसिटिल। देखो कैसे लिखते हैं इसको, को एंजाइम